भारतीय ऑनलाइन क्लास की बायो क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज। अब बात करते हैं इसके बचाव की। तो संक्रमण जो हमने देखे थे, संक्रमण के जो कारण देखे थे, उन्हीं के विपरीत जो कार्य होंगे वो उसके बचाव होंगे। तो शुरू कर रहे हैं HIV का बचाव। सबसे जो पहला बचाव होता है वो ये होता है कि जब कभी भी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता हो तो ये कंफर्मेशन कर लें, ये ध्यान दें कि डिस्पोजेबल सिरिंज का ही उपयोग होना चाहिए या करना चाहिए। ठीक है, कि सिरिंज हमेशा कैसी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, डिस्पोजेबल होनी चाहिए, एक बार काम में रहने के बाद में उसका उचित निस्तापन कर देना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जरूरत होती है। दूसरी बात करते हैं कि रक्त हमेशा आवश्यक पड़े, कभी भी किसी व्यक्ति को, रोगी को रक्त की, तो रक्त हमेशा किसी भी जो पंजीकृत बैंक है, रक्त ब्लड बैंक है, उन्हीं से लेना चाहिए। हर कहीं से रक्त नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कहीं पर अपन जल्दबाजी में अनजान लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर रोग बिना किसी जानकारी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो रक्त हमेशा अधिकृत ब्लड बैंक से ही परचेज करना चाहिए। उसके बाद में यौनिक क्रियाएं होती है वो केवल पति पत्नी तक ही सीमित होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा कि रोग नहीं हो पाएगा, संक्रमण नहीं हो पाएगा। फिर उसके अलावा सुरक्षित यौन संबंध के लिए निरोध या कंडोम का प्रयोग होना चाहिए ताकि उससे जनन द्रव्यों का स्थानांतरण न हो सके। उसके अलावा नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशीले पदार्थों का प्रयोग करने पर भी क्या होता है, रोग का संक्रमण हो सकता है, जो हमने पहले संक्रमण में बात की। उसके अलावा एड्स से पीड़ित महिला को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु में संक्रमण होने की संभावना पूरी होती है। अगर कोई महिला HIV पीड़ित है और तो उसको अपने संतान को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, नहीं तो उसमें भी संक्रमण की संभावना हो सकती है। ये वो कारण है जिनके द्वारा कई हद तक संक्रमण से बचा जा सकता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं निदान की। निदान यानी परीक्षण। तो देखो, जब भी कोई व्यक्ति अगर HIV पीड़ित हो जाता है तो लगभग 6 से 8 सप्ताह के भीतर क्या होता है, उसके शरीर में जो प्रतिरक्षी क्रियाएं होती हैं वो विशिष्ट प्रकार की होने लग जाती है। ठीक है, और उन्हीं का अध्ययन करके क्या कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं। और परीक्षणों के अंदर जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है एलाइजा। एलाइजा परीक्षण कहते हैं इसको। अब ये क्या होता है वो देखो, एग्जाम पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो देखो, ई का मतलब होता है एंजाइम, एल मतलब लिंक्ड, आई मतलब इम्यूनो, एस मतलब सॉल्वेट और ए मतलब एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये वो टेस्ट है जिसके द्वारा HIV का कंफर्मेशन करते हैं। इस टेस्ट के अंदर HIV किट का प्रयोग किया जाता है जो HIV एंटीजन से युक्त होता है। उसमें HIV एंटीजन पाया जाता है, तो उसकी उपस्थिति के आधार पर जैसे इसमें ब्लड सैंपल डाला जाता है तो रोगी का HIV परीक्षण कंफर्मेशन हो जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा इसमें टेस्ट होता है वो है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण यह भी एक अच्छी तकनीक है, अधिक विश्वसनीय और सटीक परीक्षण के लिए मानी जाती है। यह सस्ता होता है और ड्यूरेशन जो कम टाइम पीरियड के अंदर ये पूरा होता है, इसलिए ज्यादा चलन में इसको काम में लेते हैं। तो ये वो 2 टेस्ट हैं जो HIV का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये था HIV का निदान। अब बात करेंगे इसके
उपचार की। ठीक है, शुरू करते हैं उपचार। अपन ने पहले बात की थी कि HIV असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका जो मुख्य इलाज है वो ये है बचाव है इसका उपचार। तो वापस शुरुआत यही से कर रहे हैं कि अभी तक स्थायी रूप से इसकी कोई भी औषधि नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो अब तक केवल बचाव ही इसका उपचार माना जाता है। लेकिन कुछ औषधियाँ एड्स के उपचार के लिए कुछ बनाई गई है, लेकिन उनमें कोई भी 100% पूरी तरह HIV वायरस को निष्क्रिय करने में सफल नहीं है। हाँ, इन औषधियों के द्वारा उनकी जो HIV संक्रमण की दर है, यानी जो T4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के रेट है, उसको कम या नियंत्रित किया जा सकता है। तो इन औषधियों में पहली औषधि आती है वो है AZT, एज़ोथाइमिडिन। एज़ोथाइमिडिन है, फिर है फास्फोनेट, फिर है डाइडिऑक्सीसाइटिडीन है, फिर है D40, इसे बोलते हैं स्टोविडीन। D40 से बोलते हैं स्टोविडीन। ये वो औषधियाँ हैं जो न्यूक्लियोटाइड के इक्वल है। ये RNA जो वायरस होता है उसको DNA में, RNA वायरस को DNA में बदलने से रोकती है। ठीक है, कुछ इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है प्रोटीएज विरोधी है, मतलब जो एंजाइम है, इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसको ब्लॉक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे सेक्यूवेनिर या इनवारेरिस। ये वो मेडिसिन है जो एंजाइम की सक्रियता को कम कर देती है, बंद कर देती है, जिससे वह प्रतिकृति नहीं कर पाता। इसके अलावा एंडोनेविर, वो भी इसी पर्पज से है, वो भी इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को निष्क्रिय करती है, जिससे वो आगे प्रतिकृति नहीं कर पा रहा। लेकिन ये औषधियाँ निरंतर लाइफ टाइम लेने की होती है, इनको छोड़ते ही वापस प्रतिक्रियाएं चालू होती है। तो अभी तक इसका सटीक इलाज नहीं है, केवल कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं इसके टीके की, बात करते हैं वैक्सीन की, बात करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है, लेकिन फिर भी कुछ टीके जैसे HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोवायरस HIV हो गया, हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन, बायोसिन, ये ऐसे टीके हैं जो इस पर्पज से यूज किए जा रहे हैं, जो एक लिमिट तक इम्यूनिटी को क्या करते हैं, नष्ट होने से रोक लेते हैं। फिर उसके बाद में करते हैं, लेकिन ये जो दोनों टीके बनाए गए हैं, ये टीके अभी तक मार्केट में सेल आउट के लिए उपस्थित नहीं हुए, लोगों तक नहीं पहुंचे अभी तक। तो इनके ऊपर रिसर्च चल रही है। जब तक पूरी तरह रिसर्च डेवलप नहीं हो जाती, जब तक पूरी तरह इसका प्रभाव स्पष्ट सही तरीके से नहीं होता, तब तक ये मेडिसिन मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकती। तो अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रयास, वैज्ञानिक खोज इस पर लगातार जारी है, जिससे जल्द से जल्द इनकी खोज, इनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन अभी तक सफलता पूरी तरह नहीं मिल पा रही। तो फिर भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं खोज के ऊपर। अभी 2008 के अंदर जर्नल ऑफ वायरोलॉजी में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार न्यूज में उसमें बताया गया था कि एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज के एक कमेटी ने, एक ग्रुप ने इसके लिए विशिष्ट साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का उत्पादन, का प्रोडक्शन करने में सफलता प्राप्त की है। 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, इनका उत्पादन करने की कुछ घोषणा आई थी। अभी तक इसके बारे में क्या आगे रिपोर्ट आई है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि HIV वायरस इन्हीं टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। अगर इन्हीं को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस रोग से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है।
तो एक बहुत अच्छी खबर है। तो ये समय लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं इसका इलाज पूरी तरह से जल्द निकले। ठीक है, ये था इसका ट्रीटमेंट। फिर इस रोग के बारे में कुछ विशिष्ट बातों के बारे में बात करते हैं। एड्स के बारे में कुछ जो अफवाहें, कुछ समस्या हैं, कुछ जानकारी के अभाव में अंधविश्वास है, वो इसमें ज्यादा फैला हुआ है। और यही एक कारण है कि एचआईवी विश्व के अंदर बहुत तेजी से कम समय में फैलता जा रहा है। यह रोग सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये जो रोग होता है ये सामान्य संपर्क से नहीं फैलता है। अगर एचआईवी पॉजिटिव कोई पेशेंट है तो उसके घर के सदस्य उससे संक्रमित हो, यह आवश्यक नहीं है। हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, गले मिलने से, एक बाथरूम का, एक टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े पहनने से ये रोग नहीं फैलता। वापस गौर करना, ये रोग केवल शारीरिक तरल के आदान प्रदान से फैलता है, बाह्य शारीरिक क्रियाओं से इस रोग का प्रसारण नहीं होता। तो ये एक भ्रांति बनी हुई है कि साथ खाना खाने से रोग हो सकता है, या फिर एक बाथरूम का इस्तेमाल कर लिया तो रोग हो सकता है। तो ये अफवाहों के कारण एचआईवी पॉजिटिव तिरस्कार का पात्र बन जाता है और उसमें वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और ऐसे केस में उसकी मृत्यु जल्दी होती है, रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये सब चीजों पर फोकस करना है। खांसने से, छींकने से, मच्छर काटने से, खटमल के खाने से या अन्य कीड़ों के काटने से ये रोग नहीं फैलता है। तो ये ध्यान देने की चीजें होती है, इनको रोकना है। एचआईवी वायरस के लिए, पेशेंट के लिए हमेशा सहानुभूति, उसके लिए प्रेम, उसके लिए पूर्ण चिकित्सा उपलब्ध करवाना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समाज की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमारे देश में जो सबसे पहला पॉजिटिव आया था एचआईवी संक्रमित, वो 1986 में चेन्नई में देखा गया था। ठीक है, इसके बचाव के लिए पूरी दुनिया में जागरूकता, लोगों को जानकारी, आपने देखा होगा रोड के ऊपर स्लोगन लगे होते हैं, अखबारों के अंदर भी ऐड आता है, टीवी के माध्यम से भी, टेलीफोन के माध्यम से भी, वेबसाइट पे ऐड के माध्यम से भी, रेडियो में भी, हर तरह से लोगों को जागरूकता उसमें फैलाई जाती है। और इसी उद्देश्य से 1988 में 1988 से हर साल 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब महामारी के रूप में न फैले, इसके लिए इसके बड़े स्तर पर, विश्व राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन बनाया गया है जो इस रोग का व्यापक प्रचार प्रसार करता है, ताकि इसकी जानकारी का प्रसार करता है, इसको कैसे रोका जा सके इसका प्रसार करता है, तो इसकी जागरूकता का प्रसार करता है, ताकि इस रोग से लोगों को बचाया जा सके। तो इसका बचाव ही इसका उपचार है, लोगों को जागरूक कर ही इस रोग से बचा जा सकता है। तो ये था एचआईवी। There are a number of ways whereby HIV can penetrate through blood vessels to reach its target population. It shows two different entities, both HIV and its main target cell, which is the CD4 lymphocyte. The virus has an outer layer, and the outer layer, as you see, contains a number of spikes. These spikes include the major glycoproteins of the virus that are responsible for direct interaction with the cell surface. You can also see the matrix core, which exists in the symmetrical shape of an icosahedron. You can see that structure of HIV is very, very complex. There is a lipid membrane, and from that lipid membrane you can see that the spikes protrude outward. These include the surface glycoprotein, which is GP120, as well as a transmembrane glycoprotein that is termed GP41. The matrix core, the capsid protein,
and the nucleocapsid protein all underlie the outer layer of the virus. And finally, in the inner core, you see that there are 2 strands of viral RNA, which are associated with 3 of the enzymes that are essential for virus replication. These are the integrase, the protease, and the reverse transcriptase. This attachment stage clearly indicates how the GP120 is about to bind to its CD4 receptor. In fact, we know that there are other receptors as well that can be involved with HIV entry into target cells. We term these other receptors the co-receptors, and there are actually 2 of those. One of these is termed CCR5, and the other is termed CXCR4. And these are responsible, actually, for the entry of viruses into lymphocytes and macrophages, respectively. This is the process of co-receptor binding following the interaction of GP120 to the CD4 receptor, which is the major receptor for viral entry and penetration. And this binding event that involves GP120 to CD4 actually changes the shape of the GP120, and now this results in the exposure of a portion of the transmembrane glycoprotein GP41. And so GP41 is important in bringing the HIV virus much closer to the target cell, resulting ultimately in the fusion of the viral envelope together with the fusion of the cell membrane, and this then is essential in viral entry. The transformational change can take place within GP41 as a precursor event in this fusion process. It is essential to point out, therefore, that each of GP120, the CD4 receptor, the CCR5 or CXCR4 receptor, and GP41 are all essential elements in the process of viral entry into target cells. This is the actual fusion process whereby the outer surface of HIV, notably its envelope, can fuse with the CD4 cell membrane. And you can see that one of the consequences of this is the entry of the matrix core of the virus into the host cell cytoplasm. The matrix core can actually become uncoated, and this will result in the disintegration of this core and the release of the capsid inside the cytoplasm together with the genome of the virus, that means the viral RNA, as well as associated enzymes, which can now go to work to initiate the process of viral replication within the host cell. This viral RNA is now exposed in the host cell together with the enzymes, and the 2 coded viral RNA strands that represent the genetic makeup of the virus can now couple together with the reverse transcriptase enzyme. And in addition to this, the integrase enzyme and the protease enzyme of the virus are also released into the cytoplasm. At the same time, the viral nucleocapsid protein will begin to disintegrate at this stage, and this results in the exposure of naked strands of viral RNA. These naked strands of RNA will now undergo conversion into viral DNA, and this is a process that is mediated by the viral reverse transcriptase enzyme. This is an extremely important step in the viral life cycle because this is the point at which the drugs that block reverse transcription can begin to take effect. It is the formation of a first strand of HIV DNA, and this results then from the reverse transcriptase enzyme being able to move along the viral RNA and read its sequence. And in the process, what we have is the assembly of a copy of viral DNA. As this takes place, the viral RNA actually becomes disintegrated by a different portion of the reverse transcriptase molecule than that which is involved in the copying of the genetic information for viral RNA into DNA. It shows the formation of the second strand of viral DNA. And this means that as the first DNA strand is completed, it now actually serves as a template or basis on which to copy a second strand of viral DNA. And this second strand of viral DNA that is made is actually complementary to the first strand that was made. This is likewise an essential step in viral replication, and this step as well
can actually be inhibited by the reverse transcriptase inhibitors. The entry of the viral DNA into the nucleus is a very important process in the viral life cycle, and you can see the double-stranded HIV DNA migrating into the nucleus of the host cell. This is followed by the process which is termed integration. This process is mediated by yet another viral enzyme termed integrase, and what this enzyme does is actually to slice through the DNA of the host cell, permitting the viral DNA to be inserted at a variety of sites in the viral DNA of the host cell. And unfortunately, once this happens, it is fair to say that the cell has been infected for life. This is the transcription of HIV genomic RNA. What happens now is that the DNA which has been integrated is now called a provirus and can now be used to generate genomic RNA, which can serve as messenger RNA for the synthesis of viral proteins. In fact, the provirus of the DNA, as represented by viral DNA, may remain dormant over very long periods until the cell becomes activated. This, alas, is one of the most difficult issues that we have to contend with in terms of trying to deal with the HIV infection. Because once a cell has been infected by HIV, it is infected for life. This is the transcription of the viral messenger RNA, which is made from the proviral DNA. And as we said before, the viral messenger RNA is essential for viral protein synthesis. And you can see the construction of a number of different messenger RNA molecules of several different types. It now shows the migration of the viral RNA and of messenger RNA out from the nucleus back into the cytoplasm. And it is in the cytoplasm that we actually have the formation of viral proteins. This is how viral proteins actually get made in view of the fact that ribosomes can move along viral messenger RNA molecules, and the formation of viral proteins will then ensue as a consequence of the juxtaposition of these viral messenger RNA molecules together with the ribosomes. And now, a very important event in the viral life cycle, notably, the viral proteins as they are made are actually first produced as precursor proteins that are not themselves active in any real sense. In other words, these precursor proteins are not actually able to function within the viral life cycle to give rise to finished virus products. What is required, rather, in order to get a virus that will be infectious, in order to reinitiate a new cycle of infection, is that the viral protease enzyme actually cuts these long precursor proteins or polypeptide chains into smaller individual subunits. And this process, in fact, continues even after new virus particles have formed and have budded off from the host cell. The process of viral assembly shows how the viral matrix will form to envelope the various protein segments and two strands of viral RNA. This is the stage at which the viral envelope glycoprotein complex that consists of GP120 and GP41 actually gets inserted into the host cell membrane. This stage reveals the very important process of budding, whereby an immature virus particle will bud out from the host cell membrane. The process of viral protein cleavage by the protease enzyme is a part of viral maturation and will continue even after the budding has actually taken place. The last step in the virus life cycle is the maturation of new virus. The newly mature virus particle is now infectious and contains the various components associated with ability of the virus to initiate a new infection event. The new infection event will, by definition, involve the ability of this newly made virus particle to attach to a new, previously non-infected cell. And of course, this will require that each of the capsid core, the two nucleocapsid proteins, the two strands of viral RNA, two molecules of reverse transcriptase, two integrase molecules, and two protease molecules all be part of this newly assembled virus particle in order that a new cycle of virus replication can be reinitiated.
विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब महामारी के रूप में न फैले, इसके लिए इसके बड़े स्तर पर, विश्व राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन बनाया गया है जो इस रोग का व्यापक प्रचार प्रसार करता है, ताकि इसकी जानकारी का प्रसार करता है, इसको कैसे रोका जा सके इसका प्रसार करता है, तो इसकी जागरूकता का प्रसार करता है, ताकि इस रोग से लोगों को बचाया जा सके। तो इसका बचाव ही इसका उपचार है, लोगों को जागरूक कर कर ही इस रोग से बचा जा सकता है। तो ये था HIV। तो ये था अपना आज का टॉपिक। बाकी करते हैं अपना अगली क्लास में, तो बने रहिए। आपको PDF और नोट्स साथ में भेज दी जाएंगे। ओके।